हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एक मोटिवेटेड पर्सन अपने जो जीवन की जो उद्देश्य है, जो गोल है, उनको अच्छे से प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में कुछ आवश्यकताएं या कुछ नीड पूरी नहीं होती है तो आदमी का जो मोटिवेशन है वो कम होने लगता है, और जो मोटिवेशन की कमी के कारण वो आगे के जो उसकी जो डिज़ायर्ड जो गोल है वो पूरे नहीं कर पाता। इसी के ऊपर आधारित एक टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक नीड्स। किसी भी मानव को अपने जीवन के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए, अपने आगे के कार्यों को आगे बढ़ाते रहने के लिए मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। तो उस मोटिवेशन के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जिन्हें अपन बेसिक नीड कहते हैं। उनके फुलफिलमेंट होने का काम वो बहुत अति आवश्यक होता है। अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरा नहीं होती है तो हम आगे के जो गोल है उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एएनएम हो चाहे जीएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे एमएससी नर्सिंग हो, सभी जो कोर्स होते हैं उनमें एक कॉमन टॉपिक जिसका नाम है बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन या मास्लोज हायरार्की ऑफ बेसिक नीड्स। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने बेसिक नीड का कंसेप्ट दिया उनके अकॉर्डिंग कि बेसिक नीड वो आवश्यकताएं होती है जो स्टेप बाय स्टेप पूरा होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होती तो हम अपने आगे के जो कार्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ह्यूमन की बेसिक नीड्स क्या क्या होती है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने 1943 में एक मॉडल दिया जिसका नाम था मास्लोज हायरार्की ऑफ बेसिक नीड्स। अर्थात मानव की जो बेसिक नीड्स होती है, आधारभूत आवश्यकता होती है, उनका क्रम क्या होना चाहिए, किस क्रम में वो एक के बाद एक पूरी होती है, तब जाके हम अपने हायर गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो अब्राहम मास्लो ने जो बेसिक नीड्स बताई थी वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले अपन बेसिक से बात करते हैं। जो नीचे आती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। नंबर 1 है फिजियोलॉजिकल नीड्स, नंबर 2 है सेफ्टी नीड्स, नंबर 3 लव एंड बिलोंगिंगनेस, नंबर 4 सेल्फ एस्टीम और नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस प्रकार जब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होंगी उसके बाद सेफ्टी नीड आएंगी, उसके बाद हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस की अचीवमेंट करेंगे, फिर सेल्फ एस्टीम आता है और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इस प्रकार 1 बाय 1 अपन इस पिरामिड के रूप में देख पा रहे हैं कि हमारी आवश्यकताओं का क्रम क्या होना चाहिए। अगर हम इस क्रम में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हम अपने गोल को अचीव करने में मोटिवेटेड रहते हैं और हम सेल्फ जो अपने गोल डिजायर्ड है उनको अपन पूरा कर सकते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ बेसिक नीड्स का इंट्रोडक्टिव पार्ट अपन पहले देख लेते हैं। तो मास्लो हायरार्की ऑफ बेसिक नीड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो के द्वारा 1943 में दी गई थी। इसके साथ साथ जो अब्राहम मास्लोज की जो बेसिक नीड्स है, मास्लो की बेसिक नीड की जो थ्योरी है उसका जो निरूपण है, चित्रण है या जो पोर्ट्रेटेशन है वो एक पिरामिड शेप में किया गया है। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज पोर्ट्रेट इन द पिरामिड शेप। तो इस प्रकार पिरामिड शेप में इसको शो किया गया। इसमें 1 2 3 4 5 ये सबसे बेसिक नीड सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर की नेक्स्ट और सबसे टॉप वाली हाईएस्ट। तो पिरामिड में 5 बेसिक नीड को इसमें पोर्ट्रेट किया गया है। अब इसमें जो लार्जेस्ट और जो सबसे मोस्ट फंडामेंटल बेसिक नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। तो उस फिजियोलॉजिकल नीड को इस पिरामिड के सबसे बॉटम में रखा गया, जबकि नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट द टॉप। इसी प्रकार जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मबोध की जो नीड होती है, हमारी जो सबसे हाईएस्ट नीड होती है, उसको सबसे टॉप पे रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक नीड की जो थ्योरी है उसका जो चित्रण है, पोर्ट्रेटेशन है, वो एक पिरामिड शेप में कर रखा है, जिसमें सबसे पेंदे में या बेस में होती है फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे ऊपर टॉप पे होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लोज हायरार्की ऑफ बेसिक नीड की जो सबसे पहली और जो बेसिक फंडामेंटल नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में हम जान लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड मास्लो हायरार्की की जो अनुक्रम है या हायरार्की, इसमें सबसे नीचे या फंडामेंटल या बेस में, इस पिरामिड के बेस में आती है जो है फिजियोलॉजिकल नीड। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ बेस ऑफ हायरार्की। हमारी आवश्यकताओं का जो अनुक्रम है, जो क्रम है, हायरार्की, उसका सबसे बेस है फिजियोलॉजिकल नीड। इट इज़ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ सर्वाइवल। हमारे जीवित रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए हमारे जो बायोलॉजिकल जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, इसलिए हमारी ये बेसिक में रखी गई है। नेक्स्ट है ह्यूमन्स आर कंपेल्ड टू सेटिस्फाई फिजियोलॉजिकल नीड फर्स्ट इन ऑर्डर टू परस्यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी हम हायर लेवल की आवश्यकताओं की ओर जा सकेंगे। अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरी नहीं हो पा रही है, शरीर की बेसिक आवश्यकताएं नहीं हो रही है, तो आगे के जो लक्ष्य, आगे की जो ग्रेटिफिकेशन की जो हमारी नीड है उसको पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, अब हम जानते हैं
कि इस फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं अपन। नंबर 1 एयर, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 फूड, नंबर 4 स्लीप, नंबर नेक्स्ट क्लॉथ, शेल्टर एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। मीन्स हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन हमारी बेसिक आवश्यकता होती है, प्राणवायु होती है, जल हमारे शरीर का मेजर कंपोनेंट्स हो में जीवित रहने के लिए जरूरी। इसी प्रकार भोजन है, आवास है, सुरक्षा के लिए घर चाहिए और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। तो ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है जो हमारे शरीर को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। जब हमारा शरीर सर्वाइवल करेगा तभी हम आगे की आवश्यकताओं की ओर बढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 नीड होगी फिजियोलॉजिकल नीड। नंबर 2 बेसिक नीड हमारी सेफ्टी नीड्स। अगर हम सेफ है, सुरक्षित है, तभी हम आगे की जो अचीवमेंट है, आगे के गोल को पूरा कर पाएंगे। तो सेफ्टी नीड में क्या क्या आता है? सेफ्टी नीड में आती है हेल्थ, पर्सनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ वाइज हम अच्छे हैं, हम सिक्योर हैं, तभी हम आगे का काम कर पाएंगे। इसी प्रकार हम पर्सनली, हम अपने परिवार में, समाज में जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे अगर अपन व्यक्तिगत रूप से अपन सुरक्षित महसूस करते हैं तो ही हम अपना कार्य आगे अच्छा कर पाएंगे। इसी प्रकार फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर हम इमोशनली अच्छे हैं, हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस वगैरह है, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो हम सिक्योर फील करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को अपन स्मूथली कर पाते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इमोशनल सिक्योरिटी। किसी भी व्यक्ति का इमोशनली सिक्योर फील करना आवश्यक। अगर पेशेंट स्ट्रेस में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, वो किसी प्रकार का उसको फियर या फोबिया से वो परेशान है, तो इमोशनली वो सिक्योर नहीं है, वो इस प्रकार आगे के काम नहीं कर पाते। तो सुरक्षा या सेफ्टी दूसरी बेसिक नीड है जो हमारे हायर गोल्स को अचीव करने के लिए आवश्यक होती है। अब बात करते हैं नंबर 3 बेसिक नीड जो है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस एक इम्पोर्टेंट बेसिक नीड होती है जो हमें लोगों के साथ जोड़े रखने में हेल्पफुल होती है। अगर हम दूसरों के साथ प्रेम से रह रहे हैं, दूसरों के साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो हमें साइकोलॉजिकली कंफर्टनेस फील होती है। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या क्या हो सकता है? फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, इंटीमेसी, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग एंड गिविंग लव एंड अफेक्शन। नंबर 1 बात करते हैं परिवार या फैमिली। अगर हम परिवार में, जिस परिवार में भी रहते हैं, चाहे जॉइंट फैमिली चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, उनके मेंबर्स के बीच में आपस में लव एंड बिलोंगिंगनेस की भावना, प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव फील करते हैं, तो इमोशनली हम सिक्योर फील करते हैं। दूसरा आता है फ्रेंडशिप। हम अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं, हमारी जो फ्रेंड सर्कल होता है, अगर अच्छे लोगों के साथ हमारी मित्रता फ्रेंडशिप है, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते और हेल्प लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है, एक सिक्योरिटी का भाव आने लगता है। अगर हमारी फ्रेंडशिप सर्किल नहीं है तो हम अकेलापन फील करने लगते हैं, या हमारी फ्रेंड सर्किल नेगेटिव टाइप की होती है तो हमें दूसरे बर्डन हमें फेस करने होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीमेसी। अगर जो मैरिड कपल वैवाहिक जीवन, जो दाम्पत्य जीवन में जी रहे हैं, उन वैवाहिक जोड़ों में अगर आपस में इंटीमेसी का भाव है तो वो इमोशनली एक प्रकार से अटैचमेंट रखते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट। हम कहीं भी काम करें, चाहे हम परिवार में काम करते हैं, हम कहीं जॉब कर रहे हैं या घर में रहते हैं, समाज जहाँ पर भी रहते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास का भाव होना अति आवश्यक है। हम दूसरों पे विश्वास करते हैं, दूसरे हम पे करते हैं, जो हमें जोड़े रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। हम कोई काम करें, अपन अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हमें इमोशनली सिक्योरिटी फील होती है, हम दूसरे के साथ जुड़ाव से रहते हैं कि हाँ हमारे काम को पहचान मिल रही है। अगर हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हमारे काम को रिजेक्ट करते थे लोग बाग, तो क्या होता है, हम इमोशनली इरिटेटिव फील करने लगते। तो इस प्रकार एक्सेप्टेंस एक इम्पोर्टेंट इमोशनल इशू या फैक्टर्स है जो हमें लोगों के साथ जोड़ने में या बिलोंगिंगनेस में हेल्प करता है। लास्ट है रिसीविंग एंड गिविंग लव एंड अफेक्शन। हम दूसरों को प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, दो लोगों का लव अफेक्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी हम लव अफेक्शन की भावना इमोशन शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर हेल्दी। या हम दूसरों का प्रेम भी प्राप्त कर रहे हैं, दूसरों के अफेक्शन हमें दूसरों को भी हम दे रहे हैं, तो इसमें ये हेल्पफुल होती है हमारे जोड़ाव में या अटैचमेंट में, जिसे अपन बिलोंगिंगनेस कहते हैं। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस एक इंपॉर्टेंट 3rd बेसिक नीड है जो इमोशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक होती है। और अगर हम इस प्रकार लव एंड बिलोंगिंगनेस के साथ सर्वाइव कर रहे हैं तो आगे के जो हमारे उद्देश्य है, टारगेट है जीवन के, वो हेल्प उनमें हमें मिलती है उनको पूरा करने में। नाउ हम बात करते हैं नंबर 4th बेसिक नीड जो है सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम एक प्रकार का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, जो हम अपने प्रति रेस्पेक्ट कितना हमें फील होता है या आत्मसम्मान की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमें दूसरों से कितना रेस्पेक्ट मिल रहा है, हम कितना रेस्पेक्ट करें, यही है सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान। तो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेस्पेक्ट हम अचीव कर पाएँ या सेल्फ एस्टीम की भावना हमारे अंदर कब होगी, जब कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे लाइफ में हमारे काम के थ्रू, हमारे वर्क के थ्रू या हमारे परफॉर्मेंस के थ्रू हमें मिलनी चाहिए। तब हम बात करते हैं कि सेल्फ एस्टीम किन किन चीज़ों से हमें
मिल सकती है जो हमारे बेसिक नीड को पूरा करती है। सेल्फ एस्टीम हमें किन किन चीज़ों से मिल सकती है वो एक एक करके अपन देखते हैं। नंबर 1, स्टेटस। तो स्टेटस किससे मिलेगा? अगर हम अच्छा काम कर पा रहे हैं, हमें एक स्टेटस मिल रहा है, एक स्तर पे हम जा रहे हैं, तो हमें सेल्फ एस्टीम फील होती है। इसके अलावा रिकॉग्निशन, अगर हमारे काम को लोग तवज्जो दे रहे हैं, पहचान मिल रही है, तो हमें सेल्फ एस्टीम मिलती है। इसके अलावा फेम, अगर हमारे काम से हम फेमस हो रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो भी हमें सेल्फ एस्टीम अचीव होती है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। तो अगर हम ऐसा कुछ प्रेस्टीजियस काम कर रहे हैं हमारे अचीवमेंट के थ्रू, तो हमें प्रेस्टीज की फीलिंग आने लगती है। इसके अलावा अटेंशन, हम अपने काम के थ्रू लोगों के अटेंशन खींच पा रहे हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस के द्वारा, तो ये हमें सेल्फ एस्टीम, तो अटेंशन के थ्रू और प्रेस्टीज के थ्रू या अटेंशन के थ्रू हम अगर लोगों के अटेंशन अपनी तरफ खींच पा रहे हैं अपने काम के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा, तो ये हमारे सेल्फ एस्टीम में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात करते हैं स्ट्रेंथ। अगर व्यक्ति के काम के थ्रू ऐसी उसमें स्ट्रेंथ है या व्यक्ति का जो काम इतना पावरफुल है, तो वो स्ट्रेंथ उसको फील होती है, उसको एक स्ट्रेंथ या पावर क्षमता मिलती है जो उसकी सेल्फ एस्टीम को फुलफिल करने में हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ कॉम्पिटेंस, अगर हम अपने काम को करने में दक्ष या कुशल हैं, तो उससे भी हमें सेल्फ एस्टीम प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टरी। हम किसी काम को जितना परफेक्टली करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस जितनी मास्टरी के साथ होगी, हमारे सेल्फ एस्टीम में हमें फील होने लगती है कि हाँ, इस काम करने में मैं एक्सपर्ट हूँ या मास्टर हूँ। अगर जीएनएम फर्स्ट ईयर या बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर आईवी कैनुला परफेक्टली लगा लेता है, तो उसको लगता है कि हाँ, मैं चाहे बच्चा हो, चाहे एडल्ट व्यक्ति हो, चाहे कम आयु का हो, किसी प्रकार का ह्यूमन बीइंग हो, मैं उसके आईवी कैनुला आराम से इंसर्ट करवा सकता हूँ। मीन्स वो मास्टरी फील करता है, वो उसे सेल्फ एस्टीम में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आत्मबल की भावना, आत्मविश्वास की भावना है जो हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है, हमारे खुद के प्रति रेस्पेक्ट जागृत करती है कि हाँ, ये काम मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, या सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं काम कभी भी परफेक्टली कर सकता हूँ। अगर मैं 80 ईयर्स ओल्ड आएगा उसके भी आईवी कैनुला इंसर्ट करा सकता हूँ, या कोई छोटा बच्चा उसके भी इंसर्ट करा सकता हूँ। मीन्स मैं परफेक्टली किसी भी एज के लोगों में आईवी कैनुला इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो ये मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जो मुझे सेल्फ एस्टीम प्राप्त करवाती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता का भाव। हम इंडिपेंडेंटली कोई काम कर पाते हैं बिना हेल्प के, हम सेल्फ खुद अकेले कर सकते हैं। ये हमारी इंडिपेंडेंस की भावना को जागृत करता है जो सेल्फ एस्टीम में हेल्पफुल होता है। हम जितना किसी पर निर्भर रहेंगे, हम अगर आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो हम दूसरों पर निर्भर बने रहेंगे। हमारे अंदर एक गिल्टी की भावना आती है कि ये काम मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आ सकता। जब तो कोई सीनियर नहीं आएगा, कोई स्टाफ सपोर्ट नहीं करेगा, मैं आईवी पुश नहीं कर सकता हूँ। इट मीन्स मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जो मेरे सेल्फ एस्टीम को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। सेल्फ एस्टीम को पूरा करने के लिए या प्राप्त करवाने के लिए लास्ट चीज़ है फ्रीडम। अगर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम में फ्रीडम फील करता है, उसके ऊपर से दबाव नहीं होता है, उसे काम करने की आज़ादी होती है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाता है और फ्रीडम के थ्रू वो सेल्फ एस्टीम अचीव कर सकता है। इस प्रकार ये लंबे चौड़ी लिस्ट है इन फैक्टर्स की, जैसे स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, फेम है, प्रेस्टीज है, अटेंशन है, स्ट्रेंथ है, कॉम्पिटेंस है, मास्टरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। ये सारे फैक्टर मिलके किसी व्यक्ति को सेल्फ एस्टीम प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। आत्मसम्मान के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो हमें आत्मसम्मान देते हैं या सेल्फ एस्टीम को प्राप्त करवाते हैं। तो सेल्फ एस्टीम नंबर 4 हायर बेसिक नीड है, जो किसी व्यक्ति के सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है, वो अलग अलग प्रकार के चीज़ों से हमें प्राप्त होती है। अगर हमें सेल्फ रेस्पेक्ट, हम खुद के प्रति आत्मसम्मान की भावना महसूस करते हैं, इट मीन्स हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो हमेशा हाई रहता है और हमारे जो परफॉर्मेंस में ये हेल्पफुल रहता है। बेसिक नीड की सबसे टॉप और नंबर 5 सेल्फ बेसिक नीड है जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मबोध। जब तक किसी व्यक्ति को खुद का आत्मबोध नहीं होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होता है, तब तक उसे ये पता नहीं होता कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसकी अचीवमेंट क्या रही है, उसके गोल कहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। जो व्यक्ति इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हमारी अचीवमेंट क्या रही, हमारे गोल कितने पूरे हो पाए, हमने क्या किया क्या नहीं किया, इट मीन्स उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो कैपेसिटी है, उसकी जो नीड है वो पूरा नहीं हो पा रही। एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी। मीन्स
एक व्यक्ति की क्षमताएं जो कर सकती है उसको वो करना ही चाहिए। इट मीन्स हम अगर आर्टिस्ट हमें हमारी पेंटिंग अच्छी तो हमें पेंटिंग में बेस्ट करना चाहिए। हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं तो हम स्पोर्ट्स में हमें करना ही चाहिए। हम पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं तो हमें उसके पढ़ाई में कुछ अच्छा बेस्ट कर सकते हैं तो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर हम कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं तो हमें करना ही चाहिए। मीन्स हमारी इंट्रिंसिक जो कैपेसिटीज है हर व्यक्ति की अलग होती है। हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष होता है या यूनिक होता है, उसमें एक अलग प्रकार का एक्स फैक्टर होता है जो दूसरों में नहीं हो सकता। तो अगर जब व्यक्ति उस चीज़ को पहचान लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी फुल पोटेंशियल के काम के लिए हिसाब से काम करता है तो उसके गोल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस प्रकार हेल्प करती है वो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन कौन सी चीज़ें होती है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल। एक व्यक्ति में जितनी निहित संभावनाएं हैं उनको रियलाइज करना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक प्रकार से अपने अंदर निहित जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटीज़ है, उनको रियलाइज करना ही सेल्फ रियलाइजेशन। तो किसी भी व्यक्ति में जो क्षमताएं हैं उनको पहचानना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है कि मैं अच्छा पेंटर हूँ, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं अच्छा कवि हूँ, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा किसान हो सकता हूँ, मैं अच्छा साइंटिस्ट हो सकता हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर हो सकता हूँ, मैं अच्छा टीचर हो सकता हूँ। मैं किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अंदर जो पर्सनल कैपेसिटी होती है उनका पता लगाना, फील होना, रियलाइज करना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का हम पता कैसे लगाएंगे, किन किन चीज़ों से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसका हम पता लगा सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें आगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम पहली बात आती है पेरेंटिंग के द्वारा। जब व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, जब वो एक परिवार में आता है, ग्रस्त जीवन में आने लगता है तो परिवार की उसके प्रति जिम्मेदारियाँ होती है तो उनको किस प्रकार उसने निभाया, क्या अपने पेरेंटिंग की जो कैपेसिटी थी या पेरेंटिंग की जो उसके अंदर जो उसकी जो जिम्मेदारी थी उसने कितना परफॉर्म किया या नहीं किया, क्या परिवार को सक्षम कर पाया या नहीं कर पाया। ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो जब लास्ट में आदमी 70 ईयर्स का हो जाता है, 60 ईयर्स का हो जाता है तो उससे रियलाइज होने लगता है कि क्या मैंने ये सही किया या नहीं किया। नंबर 2, यूटिलाइजिंग एंड डेवलपिंग टैलेंट एंड एबिलिटीज़। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो हमारे अंदर जो टैलेंट्स है, जो एबिलिटीज़ है, उनको हम यूटिलाइज करके कहाँ तक पहुँचे हैं। हम अच्छा शरीर था, हमारे स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ भी अच्छा था, हम वेल्थ भी अच्छी थी, तो क्या हमने इन चीज़ों का उपयोग करके इन रिसोर्सेज से हम कहीं आगे बढ़ पाए या हमने सिर्फ सुबह शाम का भोजन किया और रात्रि का विश्राम किया और डे बाय डे हम अपना टाइम पास करते रहे। तो अपने रिसोर्सेज का, अपने टैलेंट्स का और अपने एबिलिटीज़ का क्या हमने उपयोग करके कहीं ना कहीं कोई अचीवमेंट प्राप्त की है, नहीं की है। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क या एग्जाम्पल है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बताता है। अगर हमने इन चीज़ों का उपयोग किया, बेटर उपयोग किया और हम आगे बेटरमेंट की, हमने आगे प्रोग्रेस की, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भाव हमारे अंदर है कि हाँ हमने इसका उपयोग किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट, अचीविंग गोल्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। जो सुविधाएं हमें मिली, जो रिसोर्सेज हमें मिले, जो चांस हमें मिले, क्या हमने उनका उपयोग करके अपने उद्देश्य को पूरा किया या नहीं किया है। अगर हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं और हमें इसका एहसास मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम फील करें, तो सीधी सीधी बात यह है कि आत्मबोध का भाव होना। हमें जो सुविधाएं मिली थी, हमें जो संसाधन मिले थे, हमें जो अवसर मिले थे, हमारी क्षमताएं थी, क्या हमने उनका उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, इसका बोध होना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। आज हमने देखा कि मास्लोज की जो बेसिक नीड की थ्योरी है उसमें 5 प्रमुख जो बेसिक नीड वो कौन कौन सी थी। तो नंबर 1 थी फिजियोलॉजिकल नीड, नंबर 2 सेफ्टी नीड, नंबर 3 लव एंड बिलोंगिंगनेस, नंबर 4 सेल्फ एस्टीम और नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनमें से जो पहली और दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड, उनको बेसिक नीड कहा जाता है क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम होती है, उनको अपन साइकोलॉजिकल नीड कहते हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें मेंटली हेल्थी रहने के लिए हमारी साइकोलॉजिकल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और नंबर 5 वो है सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जीवन के जब अंतिम पड़ाव में हम आते हैं या हम जीवन के सभी प्रकार की आयु को क्रॉस करके एक लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्या हमने अपनी एबिलिटीज़ को पूरा किया नहीं किया, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, क्या हमने अपने गोल प्राप्त किए या नहीं किए। आई होप कि बेसिक नीड का एक इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक जो नर्सिंग से फर्स्ट से लेकर 4th तक के हर सब्जेक्ट में काम में आने वाली चीज़ है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।